उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा। इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा। खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको उस सुबह में जब आतंक के गर्भ में एक खौफनाक साजिश ने सांसें लेना शुरू कर दिया था। वो 22 नवंबर 2008 की एक आम सी ही सुबह थी जब पाकिस्तान में बिल्ली की तरह दबे पांव हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग का आगाज हो रहा था। जब अजमल कासिद और उसके 9 साथी कराची पोर्ट पर एक छोटी सी नाव में सवार हुए। भाई चलो चलो, वक्त नहीं है भाई, छेती छेती सवार हो जाओ, चलो। सागर में 25 नॉटिकल माइल्स पहुंचने के बाद वो एक बड़े जहाज अल हुसैन की डेक पर उतरे। चलो चलो, चढ़ो भाई चढ़ो। करीब 4 घंटे बाद अल हुसैन खामोशी के साथ गुजरात कोस्ट पर पहुंचा, जहां उनकी नजर फिशरमैन ट्रॉलर कुबेर पर पड़ी। भाईजान वो देखो, उधर हिंदुस्तान का बोट है। की कहते हो भाईजान, गल करे भाईजान। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पहुंचे भाई? भाईजान गुजरात कोस्ट पे एक कश्ती दिखाई दे रही है। हाँ ठीक रहेगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ो। चलो भाई चलो, कश्ती की ओर ले जाओ। सैटेलाइट फोन पर अपने हैंडलर से सलाह करने के बाद उन्होंने ट्रॉलर को हाईजैक करने का फैसला किया। शिप को अपनी ओर इतनी करीब आता देखकर ट्रॉलर पे सवार मछुआरे घबरा गए। अरे ये मारेगा क्या? ये सर पे क्यों चढ़ा रहा है? अरे हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। ओए पागल हो गया क्या? और फिर ट्रॉलर पर सवार 5 फिशरमैन में से 4 को अल हुसैन पर सवार होने को मजबूर कर दिया, जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने केवल कुबेर के नेविगेटर कुंवर सिंह को जिंदा रखा, जो अपनी आंखों के सामने इस तरह अपने साथियों को मारे जाते देखकर पत्ते की तरह कांप रहा था। फिर आतंकवादियों ने तुरंत अपने हथियार और दूसरे सामान कुबेर पर डाले और खुद भी सवार हो गए। चलो जल्दी सामान उतारो और सवार हो जाओ। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मुंबई जिंदा पहुंच गया ना तो शुक्र मनाना। चलना आगे बढ़ा, चल। अरे डर मत, अभी नहीं मारेंगे तुझे। बोट चला चुपचाप। हिंदुस्तान के वेस्ट कोस्ट की 4 दिन की यात्रा के बाद कुबेर मुंबई के पास पहुंच चुका था। इसके बाद आतंकियों के लिए कुंवर सिंह किसी काम का नहीं था। चल दोस्त, अब तेरा भी काम खत्म। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? हेलो भाईजान। अभी उनके साथ एक बंदा था। हाँ जी। क्या किया उसका? और नुते खत्म कर देता। मुंबई से कुछ ही माइल्स दूर पहुंचकर अजमल कासिद और उसके साथियों ने रबर डिंगी नीचे उतार दी। चलो, अरे चलो इस बोट को उतारो अभी। चलो भाई, मंजिल आ गई। इंशाल्लाह सलामत रहे तो वापस मिलेंगे। खुदा हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसके बाद 8 लोग जिनके कंधों पर भारी बैग्स लदे हुए थे नीचे उतरे और फिर 2-2 लोगों की 4 टीम्स बनाकर अपने रास्ते पर निकल गए। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज। पर 5वीं टीम अभी भी उस डिंगी पर सवार थी जो ओबरॉय होटल के पास नारिमन पॉइंट की ओर बढ़ी जा रही थी। 26 नवंबर 2008 शाम 8:40। वो मुंबई की एक खुशगवार शाम थी। ज्यादातर मुंबईकर अपने अपने काम निपटाकर घरों की ओर चल पड़े थे। शायद उसमें से कुछ को घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच था।
Lovely delivery. It's taken the outside edge. और आज का दिन इंडिया का था, In the air and taken. या शायद नहीं, क्योंकि इधर हर हिंदुस्तानी के ख्यालों से दूर आतंकियों की एक टीम अपने पहले टारगेट कैफे लियोपोल्ड की ओर बढ़ रही थी। कैफे लियोपोल्ड साउथ मुंबई का एक वेल नोन टूरिस्ट हब लोगों की गहमा गहमी से दमक रहा था। बड़ा ही चंगा शहर है? ठीक है दो भाई। ओए काम पे ध्यान लगा, मंजिल ना करीब है। लियोपोल्ड आ गया साहब। बस 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 रोक ले भरा, रोक ले। कितना हुआ जी आपका पैसा? रात 9:40। दोनों आतंकी टैक्सी ड्राइवर सीट के नीचे टाइमर डिवाइस लगा हुआ RDX छोड़कर टैक्सी से उतरे और टहलते हुए कैफे लियोपोल्ड की ओर बढ़ चले। मैं क्या निकाल लो भाई, वक्त आ गया, काम शुरू करते हैं। और तब एक धमाके के बाद AK-47 के राउंड्स गूंजे। ये फायर करने वाले आतंकी थे आफ्ताब और खालिद। Ambulance! Please, can somebody call the ambulance? लगा जैसे किसी ने कैफे में क्रैकर्स फेंके हैं। मेरे सामने एक पिलर था तो ठीक से नहीं दिख रहा था, फिर भी वो दोनों दिखे विद AK-47 इन देयर हैंड। हम टेबल के नीचे छिपे, उसके बाद फायरिंग रुकी तो मैंने आंखें खोली। उनमें से एक ठीक सामने था, barely 5 feet away, और उसने फिर फायर शुरू की। एक बुलेट मेरे राइट लेग पे लगी। फायरिंग के बाद जब वो गए, आई ओपन माई आईज, मेरे चारों ओर खून ही खून था। उस रात लियोपोल्ड कैफे में 11 लोग मारे गए, दूसरे 28 घायल हुए, जिनमें 9 सीरियसली इंजर्ड फॉरेनर्स थे। और वो टैक्सी जिसमें आतंकी बॉम्ब छोड़कर गए थे, एक जोर के धमाके से उड़ गई। टैक्सी ड्राइवर आके वहां साइड में पार्क कर दिया टैक्सी, बोला रुक जाओ छुट्टा पैसे लेके आता हूं। बॉम्ब फट गया और वो मर गया। 2 औरत भी आ रहे थे टैक्सी में, वो भी मर गए। 26 नवंबर रात 9:50। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां लोकल और आउट स्टेशन पैसेंजर्स का कभी ना खत्म होने वाला हुजूम हर आने वाली ट्रेन के साथ बढ़ता ही जाता है। मुंबई से बनारस होकर पटना जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। Passengers going from Mumbai to Patna via Banaras, attention please. अब CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सेंट्रल हॉल में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का इंतजार करते हुए पैसेंजर्स की भारी भीड़ आतंकियों का निशाना थी। किसी को क्या खबर थी कि CST में आने वाले अगले 2 लोग, अजमल कासिद और अब्दुल, उन लोगों की तरह आम पैसेंजर्स नहीं थे। और क्या खबर थी कि उनके इरादे कितने खतरनाक थे। चलता हूं आपको मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सेंट्रल हॉल में, जहां लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का इंतजार करते हुए पैसेंजर्स की भारी भीड़ आतंकियों का निशाना थी। किसी को क्या खबर थी कि CST में आने वाले अगले 2 लोग, अजमल कासिद और अब्दुल, उन लोगों की तरह आम पैसेंजर्स नहीं थे। और क्या खबर थी कि उनके इरादे कितने खतरनाक थे। मुंबई से बनारस होकर पटना जाने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। Passengers going from Mumbai to Patna via Banaras, attention please. स्टेशन पहुंचते ही कासिद और अब्दुल सीधे वॉशरूम में गए, जहां उन्होंने IED लगाया और फिर उन्होंने बिना वक्त गवाए हॉल में पहुंचते ही ग्रेनेड का धमाका कर दिया। कासिद और अब्दुल ने मेन हॉल की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मासूम आदमी, औरतें और बच्चे गोलियों की आंधी में उड़ उड़ कर गिर रहे थे। हम लोग ना VT स्टेशन पे थे और रात के 11:30 हो रहा था
और ट्रेन बस आने वाली थी। तभी ना गोलियां चालू हो गई और मैंने बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखा। पर दहशत के इस तांडव के बीच भी जाबाज इंस्पेक्टर सुशांत भिंडे ने पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया। पर सुशांत भिंडे की 303 आतंकियों की AK-47 और ग्रेनेड्स के सामने खिलौना ही थी। और अफसोस कि उसका ये बेमिसाल हौसला 52 मासूमों की जान नहीं बचा सका। वीटे में घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तभी फायरिंग चालू हो गई। फायरिंग चालू हो गई तो भागना चालू किया, भागते भागते ही गोली लग गई। सिर्फ साल भर की मासूम बच्ची शीतल शर्मा अपने मां बाप के साथ थी। वो लोग अपने गांव बनारस जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। शीतल ने बड़ी मुश्किल से अपनी तोतली जुबान से दादा बोलना सीखा था, क्योंकि उसे बनारस में रह रहे अपने दादा दादी से पहली बार मिलना था। हम लोग ना आराम से सो रहे थे खाना खाके। मैं, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और बाकी और कुछ 2-3 लोग होंगे। अरे शीतल की माँ, सुनती हो? क्या जाने आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्या जाने क्यों? तभी अचानक ये सब कुछ हो गया। शीतल के पापा को गोली लगी और वो गिर पड़े। उनकी माँ की छाती में गोली लग गई, वो बेहोश हो गई वहीं के वहीं। मेरी छोटी सी बेटी शीतल, उसको कांच के टुकड़े धंस गए। वो लगातार दर्द से कर्रा रही थी और रात 10:35। अभी तक कैफे लियोपोल में 11 और CST में 52 लोग मारे जा चुके थे। टैक्सी में कासिद और अब्दुल का रखा बॉम्ब 2 और लोगों की जान ले चुका था। पर किसको पता था कि ये तो अभी मुंबई के इतिहास की सबसे काली रात की शुरुआत पर है, क्योंकि आतंकियों की तीसरी टीम ताज होटल की ओर बढ़ रही थी। रात 10:45। अब तक कासिद और अब्दुल CST से निकलकर कामा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पुलिस के वायरलेस सेट्स चीखने लगे थे। सभी अधिकारी अलर्ट रहे। कैफे लियोपोल्ड और CST स्टेशन पर अटैक हुआ है। आई रिपीट, सभी अधिकारी अलर्ट रहे। खबर सुनकर एंटी टेरर स्क्वाड चीफ हेमंत कुलकर्णी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक काम्बली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सावरकर भी CST पर पहुंच गए। इधर कामा हॉस्पिटल में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सदानंद काले ने अपने साथियों के साथ आतंकियों से मोर्चा संभाल लिया। जिसके चलते कासिद और अब्दुल को कामा हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। चल। इधर तीनों टॉप कॉप्स कामा हॉस्पिटल में फायरिंग की खबर पाकर कोलिस में 4 कांस्टेबल्स को साथ लेकर उस ओर बढ़े। सर, फायर उधर से आ रहा है। मूव, सावरकर फास्ट। कांस्टेबल तरुण जाधव भी उन कांस्टेबल्स में से एक थे। तभी वो लोग हैंड ग्रेनेड फेंका और हमने ब्लास्ट का आवाज सुना। तब कामली सर ने कामा हॉस्पिटल के टेरेस पर एक ब्रश फायर किया। बदरुद्दीन तैयब जी रोड पर उन्होंने एक गवर्नमेंट व्हीकल के ड्राइवर को शूट करते हुए देखा, तो कुलकर्णी, कामले और सावरकर की गाड़ी उसी ओर तेजी से बढ़ी। पर तभी पेड़ों के पीछे छिपे अब्दुल ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और पलक झपकते ही 6 कॉप्स
अब्दुल का निशाना बन गए। साहब जी, हम सब इंजर्ड हुए थे। मैं सोचा कि बाकी सभी मेरे माफिक मरने का नाटक कर रहे हैं, पर वो सच था। अरे उसको जल्दी बाहर फेंक, जल्दी कर, लेकर चल गाड़ी, भागा, जल्दी चला। जब उस रात सीरियस इंजरीज के चलते कुलकर्णी, सावरकर और काम्बली के मारे जाने की खबर आई तो मुंबई के साथ सारा देश सदमे में आ गया। 26 नवंबर 2008 देर रात 12:10। अब तक मेट्रो सिनेमा जंक्शन पर आसपास गुजरने वालों के साथ जर्नलिस्ट की भीड़ लग चुकी थी। तभी घायल कासिद और अब्दुल क्वालिस पर सवार जंक्शन से भीड़ पर गोलियां बरसाते हुए गुजरे। फायर कर, उधर मार गोली, उधर फायर कर, उधर फायर कर, गोली नहीं रोकना। कासिद और अब्दुल क्वालिस पर से अंधाधुंध फायरिंग करते जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी पंचर हो गई और उनको क्वालिस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अभी उन्होंने कुछ सोचना शुरू ही किया था कि तभी उन्हें सामने से एक स्कोडा आती दिखाई दी। और वो स्कोडा छीनकर आगे बढ़े, पर तब तक पुलिस ने सारे शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी थी। ड्राइविंग करते हुए अब्दुल ने स्कोडा सीधे एक बैरिकेड की ओर बढ़ाई। अरे क्या कर रहे, सामने पुलिस है। अरे और रास्ता नहीं है भाई। सामने से एक स्कोडा गाड़ी आ रही थी, हम लोग जोर से चिल्ला रहे थे, स्टॉप। तो वो राइट टर्न लेने का कोशिश किया और डिवाइडर पे आके टकरा गया। उनको पकड़ने को दौड़े तो उसने रोड पे लेटकर फायर खोल दी। फायर एएसआई तुकाराम तांबे को लगी और एक गोली मेरे को छूकर निकली। तांबे साहब टेररिस्ट की ओर भागे, पर उसकी ओर इतनी जोर से भागे कि फायरिंग और तांबे साहब की गिरने का एक ही टाइमिंग हो गया। उधर फायर और इधर तांबे साहब सीधे उसके ऊपर। फिर तो सब लोगों ने उसको दबोच लिया। और आखिरकार 4 घंटे के मौत के तांडव के बाद अब्दुल की बॉडी और घायल अजमल कासिद पुलिस की गिरफ्त में थे। और ये केवल तुकाराम तांबे के हौसले ने ही पॉसिबल किया था, जिसने मरते मरते भी कासिद को नहीं छोड़ा। पर इधर मुंबई पुलिस कासिद को हॉस्पिटल ले जा रही थी और उधर 4 दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स बेखौफ अपने निशाने की ओर बढ़ रहे थे। इन आतंकियों का अगला निशाना उनके लिए सबसे अहम था, क्योंकि इसकी बर्बादी ही हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। और मैं ले चलता हूं आपको वहां जहां मुंबई पुलिस कासिद को अस्पताल ले जा रही थी और उधर 4 दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स बेखौफ अपने निशाने की ओर बढ़ रहे थे। इन आतंकियों का अगला निशाना उनके लिए सबसे अहम था, क्योंकि इसकी बर्बादी ही हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। कैफे लियोपोल्ड में 11 हत्याएं करने के बाद आफताब और खालिद ताज होटल के दहलीज पर थे। खालिद भाई, यही है ताज होटल? ओए खुदा कसम, जन्नत है भाईजान, जन्नत है ये तो। अच्छा, नॉर्थ गेट यही है ना? पक्का यही है, आप तो बस दाखिल हो जाओ। 26 नवंबर रात 9:30 बजे इधर तीसरी आतंकी जोड़ी नवाज अरशद और जुनैद ने टैक्सी ली और आम टूरिस्ट की तरह ताज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। उधर ताज के स्विमिंग पूल पर पहुंचते ही आफताब और खालिद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग की आवाज सुनकर इधर नवाज अरशद और जुनैद ने लॉबी में भी अपनी AK-47 के ट्रिगर्स दबा दिए। एक साथ 2 जगहों पर फायरिंग होने से हड़कंप भगदड़ मच गई। मुझे ध्यान आया कि पूल साइड से एक डोर है जो ट्रांसफार्मर रूम की ओर जाता है, और वहां से बाहर मैंने गेस्ट को चिल्लाना शुरू किया, Go from that door, the transformer room. I noticed a huge guy, a foreigner, 6 feet 6 inches tall. He was shot in the arm, was bleeding very badly. एक कपल चीख रहा था, उनका 10 साल का बच्चा उसी समय टॉयलेट गया था। They screamed. I want to get my son back. I want to get my son back. Please do something. Please, please.
मैं बहुत डर गया था, बट आई सेड डोंट वरी, आई विल गेट योर सन। मैं इसलिए डर गया था कि अगर उसकी आवाज सुनी गई तो वो भी मारी जाएगी, आतंकियों को 30 गैस के छिपने की जगह भी पता चल जाएगी। तो मैं बाहर गया कॉरिडोर में। अचानक कॉरिडोर के एक साइड में मैं था और दूसरी ओर टेररिस्ट। उन्होंने देखते ही फायर किया। मैं चीख के भागने की कोशिश की, उसने मुझ पर हैंड ग्रेनेड फेंका और मैं चीखता हुआ साइड में जंप किया। एक और मिनट की देरी होती तो आई वॉज डेड। इधर जब पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स को मुंबई की खबरें मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने आतंकियों को इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। कह रहे कि आप जो है अपना काम करो, इंशाल्लाह पूरे मुंबई में तबाही मचेगी। 260 बंदे जख्मी हुए हैं, खौफ का माहौल बनाया है आप लोगों ने। परेशानी की कोई बात नहीं है। और जो कमरा खोला है ना, हाँ जी, अच्छा उसमें से ना कुछ गद्दे कालीन इकट्ठा करके आग लगा दो, समझे? आग देखने से लोग घबरा जाएंगे और कुछ ग्रेनेड फेंक दो, हाँ समझे मेरे भाई? हाँ जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। इस दौरान आतंकियों की चौथी जोड़ी असदुल्ला और रहमान ट्राइडेंट होटल की ओर बढ़े। They were spraying bullets, throwing grenades at whoever they saw. We were terrified because we had no phone, no TV. We heard gunfire, we saw smoke. There were Germans, Chinese, South African men. We held on to each other's hands. There was blood all over the floor. असदुल्ला और रहमान ने टिफिन रेस्टोरेंट में RDX बॉम्ब प्लांट किया, जिसके धमाके ने कईयों की लाशें बिखेर दी। उधर कांदाहार रेस्टोरेंट में भी दहशत का ऐसा ही खेल चल रहा था। मैं उसी वक्त लॉबी में पहुंचा था। फायरिंग सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू किया, Guys, run! Please get out of here! Please go! सभी लोगों ने सर्विस डोर की ओर भागना शुरू किया। कुछ लोग किचन की ओर भाग रहे थे तो कुछ वहीं झुककर अपनी जान बचा रहे थे। कुछ लोग बुलेट्स फायरिंग के बीच गिरते हुए दिख रहे थे। एक आदमी घायल पड़ा था। मैंने बोतल से उसे पानी पिलाया। हाँ भाई सुन रहे हैं आप? हाँ, आप ना चिंता ना करें, चिंता की कोई गल नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, कोई बचना नहीं चाहिए। मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने इन-लॉज और फैमिली के साथ ताज होटल में थी। जब हमला हुआ तो होटल स्टाफ ने हमें सेफ जगह पर पहुंचा दिया। मैम, कम दिस वे, प्लीज कम दिस वे, फास्ट। हम सेफली बाहर निकलने ही वाले थे कि दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस। उस मोमेंट में हम बिखर गए। मेरी फैमिली सेफ निकल गई पर हस्बैंड और इन-लॉज अंदर ही रह गए। हम किसी तरह जान बचाकर भागे क्योंकि मुझे पता था कि एक मोमेंट की देर और सब खत्म। बाहर आके मैं सिक्योरिटी पर्सनल्स पे चिल्लाई, प्लीज माय हस्बैंड एंड इन-लॉज आर इनसाइड, सेव देम प्लीज। आई लॉस्ट माय हस्बैंड, लॉस्ट माय इन-लॉज, सिस्टर इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ, प्लीज सेव देम। इधर ताज और ट्राइडेंट में आतंकी हमला जारी था, जबकि उधर आतंकियों की 5वीं टीम अमजद और हुसैन कुलाबा के घने इलाके के नरिमन हाउस में घुसने की तैयारी में थे, जो जूइश ऑर्गेनाइजेशन की खबाद हाउस नाम की 5 मंजिला इमारत थी, जिसमें घुसते ही उन्होंने वहां के जूइश रेजिडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया। इसके पीछे उनका इरादा था इजराइल के साथ अच्छे होते रिश्तों को खराब करना। 8 हॉस्टेजेस में गोल्डबर्ग, उनकी वाइफ रिवका, 2 साल का बेटा मिखाइल और आया सैंड्रा थी। मैं किचन में थी। I came running and one of them shot at me. सुने आप मेरी बात सुने। हाँ, जब तक आपके पास वो बंदे हैं ना, हाँ जी भाई, तो पुलिस आपके ऊपर फायर नहीं कर सकती जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, समझा भाई। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए तो फिर हाँ, उनको जो है ना गोली मार दो आप। जी बिल्कुल, समझे भाई? जी समझा भाई। बातें खत्म होते ही अमजद और हुसैन ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इस बार उनका निशाना नारिमन हाउस के आसपास की इमारतें थी, जिसमें 3 औरतों सहित
8 मासूम मारे गए। जब टेररिस्ट वहां एंटर हुए तो फिर फायरिंग शुरू हो गई और मैंने अपने वाइफ का हाथ फटाफट से पकड़ा और हम टेबल के नीचे छुप गए। लेकिन हम जल्दी ही खड़े हो गए फिर से, क्योंकि हमको अपने बच्चों की मतलब टेंशन थी उस वक्त। और मैंने उनसे कहा, सब चुप रहो सब, वो लोग लॉबी में हैं। तभी हमने फिर से कुछ और गन शॉट सुने और तभी उनमें से एक जना आया दौड़ के और उसने एक ग्रेनेड फेंका हमारे पास। इधर मुंबई से स्पेशल फोर्सेस के लिए फोन जाते ही दिल्ली हाई अलर्ट पर आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक इमरजेंसी क्राइसिस मीटिंग बुलाई और जल्द ही 200 एनएसजी कमांडोज की एक टीम की मुंबई रवानगी की घोषणा हो गई। Hurry up! Fast! Getting fast! 26 दिसंबर देर रात 1 बजे टेरर अटैक के घंटों बीत जाने के बाद भी मुंबई के 3 लैंडमार्क आतंकियों के कब्जे में थे: खबाद हाउस, ताज और ट्राइडेंट होटल। ट्राइडेंट होटल के कॉरिडोर में आतंकी AK-47 और ग्रेनेड से लैस चहलकदमी कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में बैठे उनके आका मीडिया कवरेज बड़े ध्यान से देख रहे थे। अच्छा, आग तो लगी है ना? हाँ जी। जब वो शोले नीचे नजर आएंगे ना, तब वो भागेंगे परेशान होके, समझ रहे? तो नीचे ग्रेनेड डाले हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो 15-20 मिनट बाद जो है ना, 2-3 ग्रेनेड का इस्तेमाल और कर लें, आग बनी रहेगी ऐसे। 26 नवंबर देर रात 2:30 बजे आखिरकार लगभग 2:30 बजे पर इंडियन नेवी कमांडो यूनिट मार्कोस और इंडियन आर्मी की कई दूसरी यूनिट्स मुंबई पहुंच चुकी थी और मार्कोस का ऑपरेशन डार्क टॉर्नेडो शुरू हो गया। और मैं ले चलता हूं आपको उस मकाम पर जहां आतंकियों के हमले के जवाब में लगभग 2:30 बजे इंडियन नेवी कमांडो यूनिट मार्कोस और इंडियन आर्मी की कई दूसरी यूनिट्स मुंबई पहुंच चुकी थी और मार्कोस का ऑपरेशन डार्क टॉर्नेडो शुरू हो गया। Keep a cover fire! Come this way! All guests, get out fast! Come on! This way! Come with us! उधर मार्कोस मासूम इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, तो इधर आतंकी भी लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे थे। अच्छा, कमरे में जो पर्दे शर्ते गद्दे शर्ते हैं ना, उनको इकट्ठा कर लो और आग लगा दो। आग लगाने में देर लगती है जी, हम लोगानु ढूंढ रहे हैं। क्यों, कोई नवा कमरा क्लियर करने लगे हो? हाँ जी, हाँ। अच्छा, पहले आप आग लगा दो, समझे आप? आग लगा दो आप, आग। हाँ जी, एक बंदा आग लगा के थल्ले आ जाएगा, समझ रहे हो ना? भाई गद्दे खींच ले आओ, जो भी मिले, जल्दी करो। भाई गद्दे खत्म हो गए भाई। मैं कवर फायर देता हूँ, तुम उधर के वो पर्दे खींच लो। है 26 नवंबर देर रात 3 बजे अचानक ताज होटल से कई बड़े धमाके सुनाई दिए। आतंकियों ने ये धमाके सेंट्रल डोम के नीचे किए थे। सारी दुनिया टीवी सेट्स पर आतंक की ये भयानक तस्वीरें लाइव देख रही थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अभी एक बड़ा धमाका हुआ है और उससे आग की लपटें और तेज हो गई है कि आपके सामने है ताज होटल। हिस्टोरिक ताजमहल होटल धू धू करके जल रहा था। आतंकियों ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे बढ़ने की रफ्तार को थाम देना चाहते थे और उनकी ये चाल कामयाब भी हो रही थी, क्योंकि सेंट्रल डोम में आग लगाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस की आगे बढ़ने की रफ्तार काफी कम हो गई थी। अच्छा, अब सबसे जरूरी, आपका जो सबसे बड़ा टारगेट है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये जो, हाँ जी, सुन रहे हो, ये जो ताज है ना, ताज, हाँ, इसको कवरेज देना है मीडिया का।
समझे? हाँ जी, हाँ जी। नीचे सारी पुलिस जमा है, फौज आ रही है। हाँ। आपके होटल में लोग बचे हैं कुछ। हाँ। ये लोग बचने नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे आप? इंशाल्लाह हो जाएगा। तभी अचानक देश की अथॉरिटीज को बड़ा झटका लगा जब आतंकियों की इंटरसेप्ट की जा रही बातों से पता चला कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देखकर आतंकियों को कमांड्स दे रहे हैं। अथॉरिटीज ने तुरंत लाइव टेलीकास्ट रोकने के निर्देश दिए। क्षमा कीजिए, तकनीकी कारणों से हम आपको लाइव पिक्चर्स नहीं दिखा पा रहे हैं। इधर दूसरे मोर्चे पर मुंबई फायरमैन आग को काबू करने के लिए बड़े साहस से आगे बढ़े। हम आग में अंदर जा रहे थे और वहां गोलियां चल रही थी। क्रूशल टाइम था। एक भी ग्रेनेड हमारे ऊपर अगर फेंका होता तो जितने भी टीम मेंबर मौजूद थे सब मारे जाते। 26 तारीख की रात के ऑपरेशन के बाद 27 नवंबर की सुबह तक ही डोम की आग पर काबू पाया जा सका। उधर पाकिस्तानी हैंडलर्स जान गए कि उनके आतंकियों के पास अब बंधक नहीं बचे हैं, पर वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर आतंकी सरेंडर करें। अच्छा, जो मर्जी करो, सुबह तक ना ऑपरेशन मुकम्मल करना है। हाँ जी, हाँ जी। घबराना नहीं तुसी। हाँ। है? और ना आखिरी वक्त का ख्याल करके अल्लाह तो दुआ करना। हाँ। और 2 मैगजीन रख देना। हाँ, तीन रख देना। 3 ग्रेनेड भी रख देना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इधर ट्राइडेंट में सैकड़ों गेस्ट्स अपने कमरों में बंद थे और अब तक एनएसजी नरिमन हाउस भी पहुंच चुकी थी, जबकि इधर हैंडलर्स ने आतंकियों के हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। देखना भाई, बच के काम करना है? हाँ। तुम्हें अपने साथी को सहारा भी देना है, मोराल बढ़ाना है उसका। हाँ जी, हाँ जी। और तू ना एक काम कर, नमाज पढ़ के दोबारा फोन कर। इंशाल्लाह। नरिमन हाउस 27 नवंबर सुबह 11:15 बजे अचानक लोगों ने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। न जाने कैसे आया सैंड्रा गोल्डबर्ग और रिवका के 2 साल के बच्चे मिखाइल को लेकर बिल्डिंग से निकल भागी। मेरे को नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। मैं सिर्फ बेबी को उठाया और भाग आया। क्या वहाँ पे कोई जिंदा है अभी? बोला ना, मेरे को कुछ मालूम नहीं। तभी 50 ब्लैक कैट कमांडोज 21 मंजिल ऊंचे ट्राइडेंट होटल की छत पर उतरे। Go, fast! छत पर उन्हें 6 गेस्ट की बेदर्दी से मारी हुई लाशें मिली और फिर एक एक करके एनएसजी कमांडोज ने ट्राइडेंट के एक एक कमरे को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। रूम इज क्लियर। वी वर स्टेपिंग अहेड, पर कुछ गेस्ट ने टेररिस्ट के डर से खुद को कमरों में बंद कर लिया था। दे कुडंट बिलीव वी आर कमांडोज, सो वी वर नॉट एबल टू क्लियर ऑल द रूम्स। इधर ताज में भी एक एक रूम सर्च किया जा रहा था। यहां अभी भी एनएसजी को आतंकियों की सही गिनती का अंदाजा नहीं था और उनको लगातार आ रही फायर और धमाकों के बीच पूरे 365 रूम्स क्लियर करने थे। 27 नवंबर शाम 5:15 बजे ताज में एक बार फिर से आग भड़कती दिखाई दी। फायर फाइटर अपनी ओर से ताज हेरिटेज होटल को बचाने की भरसक कोशिश कर रहे थे। अरे लैडर उठाओ! अरे जोर से लैडर उठाओ! और ऊपर! अरे और ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है! अरे वाटर कैनन! 27 नवंबर शाम 7 बजे अब तक ताज के बड़े हिस्से को क्लियर करके करीब 400 गेस्ट्स को बचा लिया गया था, जिनमें कई घायल थे। Come, this way! All guests, get off fast! इधर सूरज डूबने लगा था, पर तभी ट्राइडेंट होटल से तेज लपटें निकलती हुई दिखाई दी। अचानक 18वीं मंजिल ने आग पकड़ ली थी। अंदाजन ट्राइडेंट होटल में अभी भी 200 लोग फंसे हुए थे। 28 नवंबर की सुबह
इधर एनएसजी कमांडोज पूरी ताकत से ताज और ट्राइडेंट में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मेजर कृष्णन शहीद हो गए। इस जांबाज मेजर के हौसले की मिसाल उनके आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने अपने साथी कमांडो से कहे। Okay, commandos, stop. Stop there only. Don't come up. I will handle them. कृष्णन अभी आगे बढ़कर आतंकियों से मुकाबला कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक गोली लगी। I got this news by 10 a.m. of 28th, but I didn't tell her mother. How could I? उधर खबाद हाउस में एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर लिए थे। Don't have any options. Get ready with the launchers. जबकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सारी घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सवाल यह था कि जैसे जैसे इधर मार्कोस का शिकंजा कसता जा रहा था, हैंडलर्स की स्ट्रैटेजी क्या रुक लेगी? और मैं ले चलता हूं आपको खबाद हाउस में, जहां एनएसजी कमांडोज ने आतंकियों को खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर लिए थे। Don't have any options. Get ready with the launchers. जबकि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स सारी घटनाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सवाल यह था कि जैसे जैसे इधर मार्कोस का शिकंजा कसता जा रहा था, हैंडलर्स की स्ट्रैटेजी क्या रुक लेगी? अच्छा भाईजान, इनका क्या करना है? जिंदा रखना है या खत्म कर दूं? कल सुनो जी। अच्छा काम करो ना, मार दो इन्हें आप, है ना यार, जान छुड़ाओ अपनी। वैसे भी कुछ ही देर में फायर शुरू हो जाना है जी, तो इन्होंने तो रह जाना पीछे ही, है ना? इंशाल्लाह। फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है। ना 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 नहीं, ना इंतजार करें आप, समझ रहे? पता है जिस वक्त फायर शुरू होना है क्या सूरत हाल तैयार होता है, अंदाज नहीं है ना आपको, मतलब कितना इंटेंसिटी होना है उसका। आपको तो ध्यान रखना है कि रॉकेट फायर होगा ना तो सामने की दीवार से रिटर्न होके आपकी तरफ ना आ जाए, बस। ठीक है, इंशाल्लाह। मैं होल्ड करता हूँ, है ना? जी जी भाई, करें, मैं सुन रहा हूँ। फायर कर दे? हाँ करें, फिर मैं बता रहा हूँ ना, उनको ना बिठा के सिर के बैक साइड पर रख के ना मार दूं, ठीक है? असल में क्या है ना भाईजान, खालिद सो रहा था, मैं सोच रहा था कि खालिद थोड़ी देर सो लेता ना, उसकी तबीयत ना थोड़ी नासाज है। अच्छा मैं ना आधा घंटा ठहर के आपको फोन करता हूँ, फिर ना आप उसको करना, ठीक है? पर जल्द ही कंट्रोलर्स ने अपना आपा खो दिया, क्योंकि उन्हें अपने आदमियों से नहीं, मासूम हिंदुस्तानियों की मौत से मतलब था। हाँ जी भाईजान। अच्छा वो आप है ना जरा नाराज ना होना, वो सेटिंग बार बार ख्याल आ रहा था, थोड़ी चेंज की है, आपको बताता हूँ। आप तो ये बताओ काम हो गया कि नहीं? बस जी सामने ही है, आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था कि आप सुन सके। करें बिस्मिल्लाह करें आप। जी भाईजान। अट्ठाईस नवंबर सुबह 9 बजे। अब तक एनएसजी ने ताज और ट्राइडेंट के कुछ और फ्लोर क्लियर कर लिए थे। कई गेस्ट बाहर लाए गए, जिनमें से कई फॉरेनर्स थे। दोपहर 1:30 बजे तक ट्राइडेंट से 150 से ज्यादा गेस्ट्स आजाद कर लिए गए थे और आखिरकार एनएसजी ने ट्राइडेंट की 18वीं मंजिल के एक कमरे में दोनों आतंकियों को घेर लिया। रहमान ने जब भागने की कोशिश की तो एनएसजी की गोलियों ने उसे छलनी कर दिया। इसके बाद असदुल्ला ने हैंडलर्स को फोन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई असद खैरियत है? भाई रहमान अल्लाह को प्यारे हो गए भाई। अच्छा तेरी कॉल है?
हाँ 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 भाई मेरे फूल। अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए। भाई कमरे में आग लगी है, मैं इधर हूँ बाथरूम में। देखो गिरफ्तारी की जो है ना शक्ल नहीं पैदा होने देनी है, याद रखें आप। जी जी इंशाल्लाह। असदुल्ला भाई, अच्छा लड़ाई की कोई शक्ल बनती नहीं दिखाई दे रही, बाहर निकल के मतलब उनसे लड़ाई करें, ग्रेनेड फोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करें आप। ग्रेनेड खत्म हो गए भाई। ओहो, अच्छा हिम्मत रखना है, घबराना नहीं। हाँ जी। गोली लगती है ना तो इंशाल्लाह कामयाबी है। हाँ जी। अल्लाह जन्नत में आपका इंतजार कर रहा है, समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह जी। अल्लाह पाक मदद करे आपकी, तुसी हिम्मत करके निकलना, फोन जेब विच रखना, ओके? पर बहुत जल्द एक ही ग्रेनेड ब्लास्ट में असदुल्ला भी मारा गया। और हैंडलर्स असदुल्ला का नाम पुकारते रहे। असद, हाँ भाई असद, असदुल्ला, असदुल्ला, असद। 28 नवंबर शाम 4 बजे। अब तक ताज और नरमन हाउस में लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी। केवल 30 मिनट में 9 धमाकों ने ताज को दहला दिया। इधर नरमन हाउस में कुछ और कमांडोज ड्रॉप किए गए। शाम 6 बजे एनएसजी ने धमाके से खबाद हाउस के अंदर की एक दीवार गिरा दी। अच्छा बात है ना कि आप लोगों का पानी भी खत्म हो गया है। ये लोग ना ये बात समझ रहे हैं, मतलब समझ आ रही है इन लोगों को। आप लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में है, ये चाहते हैं कि आप लोग थक जाएं, समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम लोगों को ना आज हमें ना टकरा जाना चाहिए, वैसे भी आज जुम्मा है। हेली आ गया ऊपर? हाँ भाईजान हमारे ऊपर हेली आ गया। फायर शुरू हो गया, फायर शुरू हो गया। खालिद खालिद कवर लो। हमारे घर में फायर शुरू हो गया भाईजान, हमारे कमरे में। कवर लो खालिद। इसके बाद नारिमन हाउस के टेररिस्ट ने हैंडलर्स से आखिरी बार बात की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। हाँ जी। वो भाईजान मुझे फायर लगी है भाईजान। ओहो फायर लगी? ओहो कहाँ लगा है आपको? बाजू पे लगी है जी, पाँव पे भी लगा है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। उनके लोग भी जख्मी हो गए हैं, उनको लेके जा रहे हैं अस्पताल। मैंने भी उनका एक कमांडो मार तो दिया है, आगे शायद इत्तला ना मिले, तो दुआ करो अल्लाह से। 28 नवंबर रात 8 बजे दोनों टेररिस्ट्स मारे जा चुके थे। इसके बाद एनएसजी ने नरमन हाउस को आजाद घोषित कर दिया। 28 नवंबर रात 9 बजे अब केवल ताज ही था जहां टेररिस्ट अभी तक जमे हुए थे। उनको काबू पाने की ये लड़ाई 28 की रात से 29 सुबह तक चलती रही और आखिरकार अब आतंक का अंत करीब आ गया था। उनतीस नवंबर सुबह 8:40 ताज के अंदर के चारों आतंकी मारे जा चुके थे और आखिरकार ताज के आतंक की गिरफ्त से आजाद होने के साथ 60 घंटों का एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन खत्म हुआ। और जब कमांडो बाहर आए तो प्रेस के सैकड़ों सवालों के जवाब में उनके कहे शब्द कोई हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकेगा। आप सुन रहे हैं? This is Madeline from BBC. Sir, one second, sir. Is it finished? Sir, देश की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? Are all terrorists killed? Yes, we did our job. और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ की वो घड़ी आई जब 29 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आतंकी हमले के अकेले जिंदा पकड़े हुए आतंकी अजमल कासिद की फांसी पर मोहर लगा दी। Ajmal Qasid's act is very much an act of waging a war against India. We are left with no option but to uphold the death sentence of Ajmal Qasid.
और इसके बाद बहुत ही गोपनीय तरीके से 21 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 बजे पुणे के येरवड़ा जेल में हिंदुस्तान के सीने को छलनी करने वाले आतंकी अजमल कासिद को फांसी दे दी गई। पर क्या इतना सब देखने के बाद भी आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास की वो खौफनाक काली रात फिर कभी लौटकर नहीं आएगी? बिल्कुल कह सकते हैं, पर इसके लिए हमें एक रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, भारत का जिम्मेदार नागरिक बनने की जरूरत है, ताकि वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो जो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहते हैं, उन्हें उनकी असल जिम्मेदारी का एहसास कराया जा सके।